भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मेंबर पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजस्थान में हैं लगातार, और राजस्थान में जो सियासी आबो हवा है लगातार उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और अपनी बहुत सारी चीज़ें या बातें या इश्यूज़ जो हैं वो लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं। आखिर क्या है राजस्थान में, किस तरह की हवा चल रही है, क्या रुख है, उससे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी में। क्या कहेंगे, राजस्थान में लगातार आप बने हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब जो लीडर्स हैं, सेंट्रल लीडरशिप, वो यहाँ पर है, और आज से प्राइम मिनिस्टर के भी दौरे शुरू हो रहे हैं राजस्थान के। तो ओवरऑल क्या लगता है आपको, किस तरीके की जो है वो सियासत यहाँ पर देखने को मिल रही है, और रुख जो है हवा का वो क्या कह रहा है? देखिए, राजस्थान का रुख तो बहुत साफ है जी कि अब राजस्थान में अंधेरा छटने वाला है, जी सूरज निकलने वाला है और कमल खिलने वाला है। और जहाँ तक जो मुद्दा है, तो मैं सिर्फ आज ही का बात बताना चाहूँगा। अभी अभी जो महंगाई की दर है जी उसका जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है 5% के नीचे आ गई है, 4.87 हो गई है, 4.87, 4.87। जी अब राजस्थान में अभी भी 6.6 है, तो राजस्थान में नेशनल एवरेज का 1.5 गुना है। ऐसा क्यों है भाई, ये बताइए। पिछले 5 साल में राजस्थान में कितने इंडस्ट्री आई, एक अडानी को छोड़ दे तो। जी ये बताइए, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर कभी इतना ध्वस्त था जितना आज की डेट में दिखाई पड़ रहा है? पेपर लीक इतना होता था, महिलाओं पे अत्याचार इतना होता था। तो मुझे लगता है कि जो कुछ सहा है राजस्थान की जनता ने, अब उससे बाहर निकलने का वक्त आ गया है। तो हवा का रुख अब पूरी तरीके से इस धुंध को साफ करने की तरफ है। अच्छा साहब, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि गहलोत साहब जो हैं, जो उनकी हुकूमत है, वो बहुत सारी उन्होंने वेलफेयर की स्कीम्स चलाई हैं। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमने जो स्कीमें चलाई हैं वो जनता तक पहुंची है, आवाम तक पहुंची है, और उसका लोगों तक सीधा फ़ायदा पहुंचा है। आपको लगता है कि मतलब जो उनकी स्कीमें हैं, अगर उनका वाकई में ही लोगों तक फ़ायदा पहुंचा है, तो फिर क्या मतलब बीजेपी के सामने थोड़ा मुश्किल होगा कि भाई चूंकि योजनाएं कह रहे हैं कि भाई योजना बहुत ज़्यादा बढ़िया और साथ गारंटी भी कुछ लेकर के आए हैं। अगर उन्होंने जी वाकई में फ़ायदा पहुंचाया होता जी तो उन्हें आखिरी के दौर में जो ताबड़तोड़ घोषणाएं करनी पड़ रही हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आखिरी समय में आप इंश्योरेंस कवर की वो बढ़ाएंगे। फिर लास्ट में 15वां साल है अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर रहते हुए, जी अब कह रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, ये करेंगे। ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि आखिरी दौर में जब ये गारंटी हो गई आपको कि आपकी सरकार जाने वाली है, तो आप खिसियाहट में और बौखलाहट में ये ज़ारयत कर रहे हैं। जी। अच्छा साहब, एक चीज़ और है जो ख़ासतौर से माइनॉरिटी को लेकर के इश्यूज़ हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी यहाँ पर मतलब हमेशा टिकट देती थी, कैंडिडेट्स को उतारती थी मैदान में ज़रूर। पिछली बार एक था, उससे पहले 4 थे, कभी 2, 3, 4 ऐसे ज़रूर टिकट्स देते थे, लेकिन इस बार किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। तो मतलब उनसे क्या गलती होगी उस समाज से? वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, क्यों टिकट्स नहीं देती पार्टी, कुछ मतलब कोई अलग तरह की ये रणनीति थी या क्या था ये? देखिए, जो टिकट की बात करते हैं तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी वेलफेयर स्कीम्स यानी गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, माइनॉरिटीज़ में 70% लोग हैं, 70% वो लोग हैं जिनको कोई ना कोई एक गरीब की योजना का लाभ जरूर मिला है। इसमें हमने बिल्कुल ईमानदारी रखी है। अब जो रिप्रेजेंटेशन की बात आती है वो 3 आधार के ऊपर आती है। नंबर 1, पार्टी के साथ एफिलिएशन, पार्टी में एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी और जीतने की कैपेबिलिटी। तो मैं तो ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज़ जितना आके जुड़ेंगी उतना हम उनको आगे आने का मौका देंगे। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, जो लोग रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते थे, कांग्रेस से पूछे गुजरात में कितने टिकट दिए थे? दिया था 20%, और 4 टिकट पे आ गई, अब तो 3-4 टिकट। गुलाम नबी आज़ाद साहब अब नहीं हैं जी कांग्रेस में, मगर ये उनका करीब करीब 5 साल पुराना बयान है, जी जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा थे, कि कांग्रेस के लोगों ने मुझे अपने प्रोग्रामों में बुलाना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मेरे आने से वोट ना फर्क हो जाए। हमने अपना स्टैंड नहीं चेंज किया, हम हमेशा अच्छे और सच्चे मुसलमान को साथ लेना चाहते हैं। आज के समय में मैं जो उलेमा हैं, मौलवी हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सियासत में हैं। इस समय केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा विद्वान मुस्लिम तो कोई नहीं होगा, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। उसको हम राज्यपाल बनाते हैं, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 1965 में हुई, कितने सेक्युलरिज्म के सूरमा उनके घर पे गए। मोदी जी ने उनको बुलाया, उनकी पत्नी को भी बुलाया, दिल्ली में बुलाकर उनका सम्मान किया।
आज़ादी के समय पहली शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। उनको भारत रत्न कब मिला? 2001 में, अटल जी की सरकार में। 50 साल सेकुलर सरकार में नहीं मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने टिकट के नाम पे टिकट बांटे नहीं, टिकट के नाम पे ज़्यादा बांटा। इसलिए वास्तविकता में मुस्लिम समाज का पराभव हुआ जब से सेकुलरिज्म की राजनीति हो गई। मैं एक फैक्ट और कह देना चाहता हूँ। अभी एक बहुत बड़े जो हर जगह लड़ने को तैयार हो जाते हैं और मुसलमानों के खुद मुख्तार अलंबरदार बन जाते हैं, मोहतरम मजलिस, लेकिन उनको सर आपकी बी पार्टी कहा जाता है, मतलब बीजेपी की। बहुत अच्छी बात, वो ये कह रहे हैं बी पार्टी। अच्छा बताइए, अविभाजित आंध्र प्रदेश में MIM के साथ सरकार तो चला चुकी कांग्रेस, और बी पार्टी हमारी, यूपीए का भी हिस्सा थे वो। अच्छा, और इतना ही नहीं, सुनिए, धारा 370 पे वो और कांग्रेस दोनों का सुर एक, राम मंदिर पे वो और कांग्रेस दोनों का सुर एक, ट्रिपल तलाक पे वो और कांग्रेस दोनों का सुर एक, अभी फिलिस्तीन हमास पे वो और कांग्रेस दोनों का सुर एक। हर मुद्दे पे भैया मिले सुर मेरा तुम्हारा, जवाबी कव्वाली तुम्हारी और पार्टी हमारी। चूंकि बात हुकूमत में हिस्सेदारी की होती है साहब, जब प्राइम मिनिस्टर बने थे 2014 में, अगले कुछ साल तक 3 वजीर थे माइनॉरिटी के, मुसलमानों के, मतलब मुस्लिम जो है 3 वजीर थे, कैबिनेट भी थे और 2 राज्य मंत्री भी थे, लेकिन अब नहीं है। तो शिकवे शिकायतें होती हैं। शायद ये वजह रही होगी, नहीं है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ प्राइम मिनिस्टर ने वो मौका दिया था, मुस्लिम समाज ने वो रिवर्ट नहीं किया एक तरीके से। ये सच्चाई है, ये बात जो है समाज में है कि भाई आप वोट नहीं देते और मतलब जो है वो जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, ये भी सच्चाई है। तो ये जो भी कुछ है सर, ये मतलब मसले का हल तो निकालना पड़ेगा ना। मतलब आपको अपने लेवल पर ज़ाहिर ताकत आपके पास है, यानी मतलब पार्टी के पास है या जिसके पास भी हुकूमत होती है, तो बड़ा तो वही होगा। तो ज़्यादातर जो है सवाल आपसे ही होंगे और जो है उसका समाधान भी आपको ही मतलब अपने लेवल पर करना पड़ेगा। देखिए, हम किसी में खौफ पैदा करके वोट नहीं चाहते जी, हम उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करके चाहते हैं, और ये लोग खौफ पैदा करके चाहते हैं। आपने मोदी जी की बात की 2014 की सरकार में जी। आपको बात पता है कैसे कॉन्फिडेंस के साथ काम किया जाता है? जब मोदी जी की सरकार आई, सबसे कॉन्फिडेंस की पोस्ट क्या होती है सरकार में? सबसे कॉन्फिडेंस, वजीर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस की पोस्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ, IB चीफ। कोई भी सरकार प्रीवियस गवर्नमेंट के IB चीफ को तुरंत हटाती है महीने भर के अंदर, 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि उसको अपना कॉन्फिडेंस का आदमी चाहिए होता है। जब मोदी जी आए तो भारत का IB चीफ कौन था? आसिफ इब्राहिम जी। IB चीफ का कार्यकाल 2 साल का होता है, 8 महीने उनके कार्यकाल के बाकी थे। सरकार चाहे तो बीच में हटा सकती है, उन्होंने नहीं हटाया। 31 दिसंबर 2014 तक मोदी जी की सरकार में IB चीफ मुस्लिम रहा। यह है कॉन्फिडेंस। अब आप आइए 98, हम राजस्थान में बैठे हुए हैं, पोखरण एक्सप्लोजन हुआ। 98 का पोखरण एक्सप्लोजन दुनिया का पहला एटॉमिक एक्सप्लोजन था जो CIA को पता नहीं लग पाया। जब तक भारत ने नहीं अनाउंस किया तब तक दुनिया को नहीं पता लगा कि हमने कर दिया, इतना कॉन्फिडेंशियल। अटल बिहारी वाजपेयी जी के अलावा 2 ही लोगों को ये पता था, उस समय के हमारे डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो जहां पे जो सच्चे लोग हैं उनके साथ कॉन्फिडेंस के साथ काम करना अलग है, और भड़का कर, यानी अंतर क्या है? हम समाधान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो घमासान की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बस ये अंतर समझिए। इसीलिए मैंने कहा है कि वहम को दिमाग से निकालेंगे तो पिक्चर ज़्यादा दिखेगी, और उस वहम में बर्बादी की इबारत आपकी भी लिखी हुई है। कितने बच्चे बर्बाद हुए? अच्छा बताइए, ये मुफलिसों, मजलूमियत और गरीबों गुर्बत के जिस दौर में आके फंसे हैं, जो हुकूमत करते थे कभी, मतलब ये बताइए क्या कहा जाता था? सुल्तान आलम थे, हुजूर नवाब थे, हुक्मरान वक्त थे, साहिब आलम थे, सब निजामुल मुल्क थे, सब कुछ थे, और आज कहते हैं हम सबसे गरीब हो गए। हाँ। किसने रोका पढ़ने से? सच्चाई है। मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं, मैं यूपी का रहने वाला हूं। 1931 की, आजकल जातिगत जनगणना की बहुत बात होती है, लास्ट कास्ट सेंसस 1931 में हुई। देश की शायद उस समय रेट ऑफ लिटरेसी थी 10%, 12% के आसपास। उत्तर प्रदेश में थी 7%। और चूंकि वो कास्ट वाइज है, इसलिए मैं कह रहा हूं, हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जात मानी जाती थी ब्राह्मण, 15% रेट ऑफ लिटरेसी, राजपूत 13% रेट ऑफ लिटरेसी, सैयद मुसलमान 24% रेट ऑफ लिटरेसी, यानी नेशनल एवरेज का 3.5 गुना। आज नेशनल एवरेज का आधा। किसने रोका भाई पढ़ने से? बताएं किसने रोका? कुछ लोगों ने समझाया कि हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है, और फिर ये समझाया बीजेपी को तुमसे बड़ी अदावत है। और ये अदावत और मोहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा,
और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। ये बताइए, आखिरी सवाल ये है, राजस्थान की जो वो सियासत है वो लगातार आगे बढ़ रही है और 25 तारीख को यहाँ वोट डाले जाएंगे। लोगों का ऐसा कहना है कि आखिर में आते आते डेवलपमेंट से कम्युनलिज्म पर पॉलिटिक्स आ जाएगी। आप क्या वादा करेंगे, क्या जो है वो लोगों को समझाएंगे कि ऐसा होगा, क्या होगा? मतलब राजस्थान की सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है कम्युनल एजेंडा के ऊपर पॉलिटिक्स को ले जाने में। जी, ये बताइए, पीएफआई तो अब एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड होने से एक हफ्ता पहले उसको कोटा में रैली निकालने की परमिशन किसने दी? ये बताइए, जो उदयपुर का कांड हुआ उससे पहले क्या सरकार के पास बिल्कुल इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी? कन्हैयालाल साहू ने तो खुद रिपोर्ट किया कि मेरे को ऐसी ऐसी धमकी मिल रही है। उसके बाद आप उस पर कान में तेल डाल के बैठे रहेंगे? मैं एक और बात भी गंभीरता से कहना चाहता हूं, रामगंज में एक मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाएगी और 50 लाख रुपया मुआवजा दे देंगे। किस लिए भाई? यानी आप ही ये लाइन ड्रॉ करते चले जा रहे हैं। अब फिर मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं, भाई अगर आप इंटरनेशनल किसी चीज़ को वो करना चाहते हैं, अब फिलिस्तीन के मामले पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रस्ताव पारित करती है, चलिए कोई बात नहीं, आप करिए। बताइए कितने इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर किया था? रशिया यूक्रेन वॉर पे है कोई कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव? फिर प्रियंका गांधी का ट्वीट है, बताइए रशिया यूक्रेन वॉर पे, चाइना ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, इवन इराक सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, बताइए कोई हो तो। लेकिन फिर आप उसको तो आइए, अभी मरकजी हुकूमत ने भी जो है सपोर्ट किया उसको। नहीं, भाई मैं वो- उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। वो हुकूमत जो है उनकी रहनी चाहिए, मैं वहाँ उसी पर, वो पॉइंट पे आ कंट्री रहा को हूं। आज़ादी के लिए अपने मैं वोट उसी किया। पॉइंट पे हाँ, आ रहा हूं। वो हमारा हुकूमत का स्टैंड परमानेंट है, पर वो लाइन जो छुपाते हैं, वो लाइन ये है कि हम फिलिस्तीन का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं फिलिस्तीन को, परंतु इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता और सह अस्तित्व के साथ। अब न शांति है, न वार्ता है, न को एग्जिस्टेंस है। अब इजराइल को, यहूदी कौम को ख़त्म करने की कसम है, तो मामला ही बदल गया ना। अब मैं कह रहा हूं चलो कोई बात नहीं, आपके दिल में है, आपको बोलना चाहिए। ये सोनिया गांधी ने अभी आर्टिकल लिखा, इससे पहले कितने कॉन्फ्लिक्ट पे आर्टिकल लिखा, मगर फीलिंग सेंटिमेंट को जोड़ के रखो। और ये गलती, ये फितरत, ये आदत कांग्रेस की आज की नहीं है। आप याद करिए 2005 में ओसामा बिन लादेन का बहरूप धरे व्यक्ति लालू यादव के साथ बिहार में चुनाव प्रचार कर, ओसामा बिन लादेन से क्यों जोड़ना भाई? 1991 में राजीव गांधी के समय में सद्दाम हुसैन का पोस्टर लगा के मानेंगे, सद्दाम हुसैन से क्या मतलब भारत का? अब आप आइए उसके बाद 100 साल पहले टर्की में खलीफत खत्म हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, कांग्रेस ने आंदोलन किया कि टर्की खलीफा को रेस्टोर कर दिया जाए। टर्की खलीफा का यहां से क्या लेने देना? तो भारत के मुसलमानों को सीमा पार से जोड़कर, उनकी भावनाओं को भड़काकर कैसे हम उसमें से एक हिस्सा घसीटने में सफल हो जाएं, वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की तरह डील करिए। अब अगर आप उसके अंदर मजहबी तड़का लगाना चाहेंगे तो फिर क्या है, यहां तड़का लगाने वालों की बड़ी कंपटीशन है जी। कांग्रेस कहेगी इतना, तो समाजवादी पार्टी कहेगी हम इससे तगड़ा तड़का लगाएंगे, तो आम आदमी पार्टी कहेगी मैं उससे तगड़ा तड़का लगाएंगे, तो आरजेडी कहेगी हम उससे तगड़ा तड़का लगाएंगे, तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी कहेगी हम उससे तगड़ा लगाएंगे, तो फिर डीएमके कहेगी हम उससे तड़का लगाएंगे। और तड़का लगाते लगाते इतनी मिर्ची पहुंच जाएगी, जहरीला हो जाएगा साहब। ये समझने की कोशिश करनी चाहिए।